अस्सलाम वालेकुम। आज हम जो लेक्चर स्टार्ट करेंगे इसमें हम करेंगे हाई रेजिस्टेंस ग्राउंड फॉल्ट्स जो होती हैं ट्रांसफार्मर्स के अंदर, इसको हम डिस्कस करेंगे। तो आपको थोड़ा सा इसमें पहले मैं रिव्यू करा दूं कि हाई रेजिस्टेंस ग्राउंड फॉल्ट्स ट्रांसफार्मर्स में होती क्या है ये। बल्कि ऐसा करते हैं कि पहले मैं आपको बताता हूँ कि आज के हमारे लेक्चर के आउटकम्स क्या हैं। ठीक है, तो लेक्चर के आउटकम हैं कि पहला आउटकम देख लेते हैं खाली अभी कि द स्टूडेंट कैन एक्सप्लेन वाई वाइंडिंग टू कोर फॉल्ट कैन नॉट बी डिटेक्टेड बाई डिफरेंशियल रिले इन केस वेयर इम्पीडेंस इज़ हाई। ई इज़ फॉर अर्थ, जहाँ पे जो इम्पीडेंस है, ग्राउंड की इम्पीडेंस जो है वो हाई है। अब मैं आता हूँ इसकी तरफ, यहाँ पे देखें, अभी लिखा हुआ है यहाँ पे हाई रेजिस्टेंस। ठीक है, हाई रेजिस्टेंस यानी हाई इम्पीडेंस कह दें इसको। तो जब हाई इम्पीडेंस हो तो फिर उस वक्त हमारे पास जो डिफरेंशियल रिले है या ओवर करंट रिले है वो क्यों फेल हो जाती है वो। तो इस सिलसिले में आपको थोड़ा सा पीछे ले चलता हूँ, उसके बाद आपकी बात समझ में आ जाएगी है। ठीक है, तो थोड़ा सा पीछे जाता हूँ। ये देखें, शुरू का लेक्चर में से एक है लेक्चर, इसमें हमने ये फिगर देखी थी। इस फिगर पर देखें, देखें क्या है ये। दिस इज़ अ डेल्टा टू वाई ट्रांसफार्मर। ये वाली साइड जो है ये, दिस साइड इज़ अ डेल्टा साइड। ठीक है, और ये साइड जो है, जो सेकेंडरी है, ये स्टार साइड है, वाई की साइड कह रहे हैं इसको आप। तो यहाँ पे जो वाई वाली साइड है, इसमें आप देखें, इसको आपने जो स्टार पॉइंट है इसको आपने अर्थ किया हुआ है, और ये आर ई है ये। ठीक है, जिसको जेड ई भी कहते हैं, आर ई भी कहते हैं, जो भी हो, तो उसको आपने अर्थ किया हुआ है। तो ये कौन सा केस था? डेल्टा वाई था। तो इसमें होता क्या है कि जब ट्रांसफार्मर में जो फॉल्ट आती है, ख़ास के जो फॉल्ट जो वाइंडिंग से कोर फॉल्ट होती है, वाई वाइंडिंग चिपटी भी होती है ना कोर के ऊपर, वाइंडिंग किसी चीज़ पे वाउंड की भी होती है ना, तो जो कोर के ऊपर जिस पर वाउंड की हुई है, अगर वाइंडिंग किसी तरीके से शॉर्ट हो जाए, नॉर्मली तो वाइंडिंग जो है वो इंसुलेटेड होती है, इस पर कोई इंसुलेशन होती है, वो इनेबल की लेयर होती है, कोई लेयर होती है उसके ऊपर, जिसकी वजह से वो उससे शॉर्ट नहीं होती है। लेकिन अगर किसी तरह से इंसुलेशन ब्रेक हो जाए तो वो वाइंडिंग जो है वो कोर से शॉर्ट हो जाएगी वो, और वो कोर जो है वो अर्थ किया हुआ होता है वो। तो ये जो अर्थ आप देख रहे हैं यहाँ पे, है ना, तो ये वाली फॉल्ट असल में दिखाई गई है, वाइंडिंग टू कोर फॉल्ट है ये। अच्छा, अब देखें यहाँ पे आता है सवाल कि देखें, अगर ये अर्थ जो है ये ज़ीरो है, यानी कि आपने जो यहाँ पे रजिस्टर जो शो किया है, या जो इम्पीडेंस है ये जो आपने शो किया हुआ है, अगर ये ज़ीरो का मतलब क्या है कि ये आपने डायरेक्ट ग्राउंड कर दिया है, यानी कि ये स्टार पॉइंट को आपने ये डायरेक्ट आपने ग्राउंड कर दिया है, ये इस तरह से ये। ठीक है ना, रजिस्टर जो है ज़ीरो है ये। तो ये वाला केस है। इस केस में आप देखें, इस फिगर को आपने मैंने बताया था, लेकिन बहरहाल आप यहाँ पे इस चीज़ को देखें कि जो फॉल्ट करंट है, ये फॉल्ट करंट है ना वाई एक्सिस पे, ये फॉल्ट करंट जो है ये इन पर यूनिट तकरीबन 10 की तरफ जा रहा है ये, यानी कि फॉल्ट करंट जो है ये आप देख सकते हैं, ये यहाँ के पास डेल्टा साइड है, ये स्टार साइड है, लेकिन अभी मैं बताना चाह रहा हूँ आपको कि ये तकरीबन 10 पर यूनिट पे जा रहा है। तो ये अच्छा खासा करंट है, ये बहुत ज़्यादा करंट है ये। अगर ये फॉल्ट आती है, अगर आपके पास रजिस्टर जो है वो या इम्पीडेंस जो है ज़ीरो है ये, लेकिन अगर ये रजिस्टेंस या इम्पीडेंस 1 अगर हो जाती है, अगर आप देखें इसकी वैल्यू, ये जो है इसकी वैल्यू नॉन ज़ीरो हो जाती है, और ये अगर सिर्फ 1 पर यूनिट भी हो जाती है, तो आप देखें कि इसका अब रेंज जो है ये 1 पर यूनिट हो चुका है। किसका? फॉल्ट करंट का। ये फॉल्ट करंट इज़ नाउ इन 1 पर यूनिट। तो ये फॉल्ट करंट बहुत कम हो गया, बहुत कम फॉल्ट करंट हो गया,
तो इस फॉल्ट करंट को डिटेक्ट करना अब बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि ये तो लोड करंट के बराबर हो जाएगा। लोड करंट भी तो इतना ही होता है ना, 1 पर यूनिट के आसपास। इसी तरह से ये तो हमने किया था कौन सा, डेल्टा से वाई ट्रांसफार्मर। इसी तरह से आप इसको भी देख लीजिए, दूसरा वाला केस, ये वाई डेल्टा ट्रांसफार्मर है। इसमें भी आप देखें कि आपको ये फॉल्ट अगर आती है डेल्टा साइड पे, है ना, ये वाली साइड जो है डेल्टा है, ये अब सेकेंडरी आपकी क्या हो गई है, ये डेल्टा हो चुकी है। तो अब डेल्टा वाली साइड पे तो स्टार पॉइंट नहीं बनता है, लेकिन आप फिर क्या करते हैं, यहाँ पे आप इसको इस तरह से, यहाँ पे आप स्टार पॉइंट बनाते हैं। ये एक ट्रांसफार्मर लेते हैं दूसरा ख़ास उसके लिए, जिसकी कि प्राइमरी जो है वो डेल्टा में होती है और इसकी सेकेंडरी जो है वो स्टार में होती है। जो स्टार पॉइंट मिलता है उस स्टार पॉइंट पर फिर आप ये ग्राउंड कर देते हैं, ये इस तरह से। तो यहाँ पे अर्थिंग इम्पीडेंस आ गई इधर इस तरह, ठीक है ना। तो अब इसकी भी आप देख सकते हैं, इस फिगर को आप देखें, इसमें भी आप देखें कि जब Z जो है ये अगर 0 है तो इसकी रेंज जो है ये करंट की आप देखें कि ये इस रेंज में आ रहा है, 5 पर यूनिट वगैरह की रेंज में। लेकिन अगर इसकी रेंज, अगर इसकी जो है वैल्यू कम है इम्पीडेंस की, 1 पर यूनिट है, तो ये आपके पास जो है ये फॉल्ट करंट जो है ये इस रेंज में आ रहा है 1 पर यूनिट की। यानी कि आप देख सकते हैं यहाँ पे कि जैसे ही इम्पीडेंस फॉल्ट की जो सेट की इम्पीडेंस, जैसे ही इम्पीडेंस कम होती है तो फॉल्ट करंट जो है आपके पास वो बढ़ जाता है। इम्पीडेंस जब Z 0 होती है तो फॉल्ट करंट आप देखें आपके पास बढ़ जाता है। तो इसको डिटेक्ट करना आसान है, आपकी जो भी स्कीम है, डिफरेंशियल स्कीम है, ओवर करंट स्कीम है, इसके लिए आसान है। लेकिन अगर इम्पीडेंस हाई है, जिस इस केस में 1 हो गई, ये इम्पीडेंस है ना नॉन ज़ीरो हो गई है, तो उस केस में आपके पास जो है ये करंट जो है वो कम हो जाता है ये। तो अब ये करंट कम हो गया तो इसको डिटेक्ट करना मुश्किल है। इस वाले केस को भी देख लीजिए आप, यहाँ भी यही था कि जैसे आपके पास ये इम्पीडेंस जो है ये हाई हो गई, पहले 0 थी यहाँ पे और अब 0 से 1 हो गई, तो करंट जो है वो कम हो गया ये। तो यानी कि हाई इम्पीडेंस पे इसको डिटेक्ट करना फॉल्ट को मुश्किल है, क्योंकि ये करंट जो है ये 1 पर यूनिट है। 1 पर यूनिट करंट तो ये नॉर्मल लोड के बराबर हो गया ये, ठीक है ना। तो अब हम आते हैं अपने मेन लेक्चर की तरफ, ठीक है ना। तो मैंने कहा थोड़ा सा बता दूं आपको ताकि ये आपके समझ में आ जाए ठीक से। तो हाई रेजिस्टेंस, तो आपको समझ में आया कि हाई रेजिस्टेंस अगर हो, हाई रेजिस्टेंस ग्राउंड हो अगर, ठीक है, हाई रेजिस्टेंस ग्राउंड यानी कि अर्थ अगर आपके पास हाई हो, रेजिस्टेंस हाई हो, तो ऐसी फॉल्ट को डिटेक्ट करना रिले के लिए मुश्किल है, क्योंकि इस केस में करंट कम होता है, फॉल्ट करंट यानी कि लोड करंट के बराबर हो जाता है वो लोग, तो उसको फिर डिटेक्ट करना बहुत मुश्किल हो जाता है ये, ठीक है ना। तो ये हमने पहला आउटकम कर लिया। द स्टूडेंट कैन एक्सप्लेन वाई वाइंडिंग टू कोर फॉल्ट्स कैन नॉट बी डिटेक्टेड बाय डिफरेंशियल रिले, या दूसरी रिले भी, ओवर करंट रिले भी हो, कोई भी रिले आपके जो लगाई हो ट्रांसफार्मर पे, वो डिटेक्ट नहीं कर सकती अगर ZE या RE भी होता है, ZE या RE हाई हो, ठीक है ना। क्लियर हो गया आपको? क्यों, वजह क्या है इसकी, जैसे ही ZE या RE हाई होगा तो करंट जो है वो कम हो जाएगा, फॉल्ट करंट जो है वो तकरीबन 1 पर यूनिट की रेंज में आ जाएगा, और 1 पर यूनिट की रेंज में तो लोड करंट भी होता है वो, तो इसलिए जो है उसको डिटेक्ट करना मुश्किल है वो। तो अब आप कह सकते हैं कि करंट तो कम है, करंट कम है तो छोड़ दो उसको, डिटेक्ट करने की ज़रूरत ही क्या है। नहीं भाई, ऐसा थोड़ी होगा भाई, फॉल्ट है ना, कहीं पे शॉर्ट सर्किट हुआ हुआ है ये शॉर्ट सर्किट जो है ये आप छोड़ दें इसको तो 1 घंटा नहीं, 2 घंटे नहीं, कुछ देर में, 1 दिन बाद तो यहाँ पे आग लग सकती है ना, ये फॉल्ट बढ़ सकती है, वो ऑयल गर्म हो रहा है, हीटिंग हो रही है, तो इसलिए जो है ये इसको छोड़ तो नहीं सकते, इसको डिटेक्ट करना तो ज़रूरी है ये, क्योंकि फॉल्ट है। हालांकि आप देख सकते हैं कि करंट जो है वो कम है वो, लेकिन इसको डिटेक्ट करना तो ज़रूरी है। अब आते हैं दूसरे आउटकम पे। The student can explain how restricted earth fault protection on the delta side is insensitive to fault on the star side। तो अब इसके लिए हम क्या करते हैं, इसका हल जो है वो है, कहलाता है रिस्ट्रिक्टेड अर्थ फॉल्ट प्रोटेक्शन। यानी बेसिकली अर्थ फॉल्ट प्रोटेक्शन है। अर्थ फॉल्ट प्रोटेक्शन आप लगा देते हैं। रिस्ट्रिक्टेड क्यों कहते हैं बताता हूँ मैं आपको। तो हम इसको दर हकीकत हम अभी समझेंगे कि अर्थ फॉल्ट प्रोटेक्शन क्या होती है ये, ठीक है। डेल्टा साइड की पहले देखेंगे उसको। तो ये देख लें पहले कि इसको हम रिस्ट्रिक्टेड अर्थ फॉल्ट क्यों कहते हैं, इस प्रोटेक्शन को।
रिस्ट्रिक्टेड इसलिए कहते हैं कि अभी जो हम जो लगाएंगे रिले उस फॉल्ट को डिटेक्ट करने के लिए, हाई रेजिस्टेंस ग्राउंड फॉल्ट को, तो वो रिले हो सकता है कि कहीं भी अगर ग्राउंड फॉल्ट आए, ट्रांसफार्मर के बाहर भी आए तो वो उसको डिटेक्ट कर ले वो। तो इसलिए आपकी कि ये तो आपका पर्पज़ नहीं है कि रिले आप कहीं भी फॉल्ट आए तो उसको डिटेक्ट कर ले, बल्कि आप तो चाह रहे हैं कि सिर्फ वाइंडिंग टू कोर फॉल्ट है तो उसी को डिटेक्ट करेंगे, बाकी दूसरी फॉल्ट अगर कहीं पे आती है तो उसके लिए तो अलग से दूसरी रिलेज लगी हुई हैं, तो उनको तो डिटेक्ट नहीं करना है ना। तो इसलिए आप वहाँ पे इसको फिर लगाएंगे रिस्ट्रिक्टेड अर्थ फॉल्ट प्रोटेक्शन। तो ये सिर्फ और सिर्फ ऐसी आप रिले बनाएंगे जो कि सिर्फ ट्रांसफार्मर की वाइंडिंग टू कोर फॉल्ट को डिटेक्ट कर सकेंगे, इसलिए इसको रिस्ट्रिक्टेड अर्थ फॉल्ट प्रोटेक्शन कहते हैं ये। ठीक है, अब हम आते हैं हाई रेजिस्टेंस ग्राउंड फॉल्ट ऑन द डेल्टा साइड। डेल्टा साइड पे अगर होता है तो फिर आप देखेंगे कि किस तरह से इसको आप डिटेक्ट करते हैं ये। तो इसकी फिगर देखते हैं हम यहाँ पर, ये देखें। ठीक है, तो ये अर्थ रिस्ट्रिक्टेड अर्थ फॉल्ट प्रोटेक्शन है डेल्टा साइड के लिए ट्रांसफार्मर की। तो आप यहाँ पे देखें ये ट्रांसफार्मर है, ये आपको जो यहाँ पे शेडेड नज़र आ रहा है ना, जो ग्रे कलर का शेडिंग हुई हुई है, ये आपको इसकी रिले की जोन दिखा रहा है कि ये इसकी जोन है ये। तो यहाँ पे आप देखें कि ये डेल्टा है, ये ट्रांसफार्मर का ये डेल्टा वाइंडिंग है ये, ठीक है ना, और ये प्राइमरी है ये, और ये इसकी सेकेंडरी है ये स्टार साइड जो है ये वाली ट्रांसफार्मर की। तो आपने खाली जो रिले जो लगाई है ये सिर्फ इस डेल्टा साइड के लिए लगाई है, स्टार के लिए अलग लगाएंगे आपको, तो मैं भी आगे चल के बताऊँगा आपको। तो ये डेल्टा साइड पे आपने यहाँ पे लगाई, तो आपने करा कि यहाँ पे कि ये देखें ये सोर्स है, 3 फेज सोर्स है ये, इससे आपके पास जो है वो आ रही है लाइनें, ये एक लाइन ये आई, ठीक है, एक फेज़ ये आया, दूसरा फेज़ ये आया, ठीक है, और तीसरा फेज़ जो है वो ये आया। तो ये 3 फेज़ आ गए डेल्टा में लगे हुए हैं। तो आपने क्या किया यहाँ पर कि आपने हर फेज़ पे जो है वो सिटी लगाई हुई है वाली, ठीक है, ये आपने सिटी लगाई हुई है। अब देखें कि आपने इन सिटीज़ को, अच्छा मैं सब हटा दूँ यहाँ से क्योंकि अब उनकी ज़रूरत नहीं है इतनी सारी लाइनों की। तो आपने क्या किया कि इन सिटीज़ को, हर सिटी का आपने जो है वो यहाँ से शॉर्ट कर दिया, एक सिरे जो आपने ये शॉर्ट कर दिए इस तरफ के, ये आपने शॉर्ट कर दिया इस तरह से, यानी सिटीज़ की जो डॉट वाली साइड है ये आपने शॉर्ट कर दी, और जो दूसरी साइड है वो आपने आपस में शॉर्ट कर दी इस तरह से। ये सिंपल है, ठीक है, ये आपने शॉर्ट कर दी। तो ये समेशन के असूल पे काम करेगी, यानी कि अब आपने यहाँ पे लगाया ये कि अब होगा ये कि जब भी आपके पास फॉल्ट आएगी यहाँ पर, तो ये जो डेल्टा साइड है इसमें जब भी यहाँ पे फॉल्ट आएगी तो क्या होगा कि यहाँ पे एक अनबैलेंस क्रिएट होगा, है ना। नॉर्मली जो है ये आपके पास क्या होगा, ये जो 3 फेज़ हैं, 3 फेज़ का जो करंट जो होता है, रिजल्टेंट करंट वो क्या होता है, 0 होता है। तो उस केस में यहाँ पे ये तीनों के जो हैं ये जो CT1 है, ये CT2 है और ये CT3 है, इन तीनों का करंट जो है आपस में मिलके ये 0 हो जाएगा, और इस रिले में कोई करंट नहीं आएगा ये, ठीक है ना। तीनों जो सिटीज़ पैरेलल में लगी हुई हैं और इनका करंट जो है ये इनमें फ्लो हो रहा होगा, लेकिन ये तीनों करंट जो है ये पैरेलल में जो ऐड होकर के 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे रिले पे, इस रिले की तरफ जो है वो कोई करंट नहीं आएगा, ठीक है, 0 करंट आएगा। तो इसलिए जो है ये नॉर्मल हालात में ये कुछ भी नहीं होगा इसमें। लेकिन जैसे ही कोई फॉल्ट आएगी, लेट से इस वाले फेज़ में आ गई, इस वाली वाइंडिंग में आ गई फॉल्ट, ठीक है, इस वाइंडिंग को कह लूँ मैं, इसमें आ गई अगर फॉल्ट, तो आपके पास जो है वो क्या होगा कि ये आप देख सकते हैं, ये वाइंडिंग जो है ये 2 फेज़ से कनेक्ट है, ये वाले फेज़ से, ठीक है, और इसका दूसरा सिरा जो है वो ये वाला, ठीक है। बल्कि इसको मैं ऐसा करता हूँ कि थोड़ा सा ठीक से दिखाता हूँ मैं आपको। लेट से आपके पास जो है वो ये वाइंडिंग है ये, और यहाँ पे फॉल्ट आती है, तो मैं फॉल्ट को यूँ दिखाता हूँ इस तरह से, ये ठीक है, ये आपने फॉल्ट दिखाई है, ये फॉल्ट आ गई, यानी ये फॉल्ट आ गई।
तो अब जब ये फॉल्ट आएगी तो क्या होगा यहाँ पे जो 3 सिटीज़ हैं इनका जो करंट है, ये करंट जो सम है इनका, अब ये ज़ीरो नहीं होगा, ठीक है ना, क्योंकि आप देख सकते हैं कि यहाँ से ये करंट जो है ये कुछ करंट जो है ये यहाँ पे ये ग्राउंड हो जा रहा है ये। तो जब ये ग्राउंड हो रहा है करंट ये, तो यहाँ पे इन तीनों जो आपके पास सिटीज़ हैं, CT1 CT2 CT3, इनका करंट जो है वो रिजल्टेंट जो ज़ीरो नहीं होगा ये। तो जब ये ज़ीरो नहीं होगा तो इसका मतलब है कि एक जो उसका इनका जो सम होगा, इनको जो ऐड करने के बाद जो सम आएगा, वो सम करंट जो है वो यहाँ से फ्लो होगा इस ओवर करंट रिले से, ठीक है। इस रिले के थ्रू ये फ्लो होगा करंट, ये इस तरह से इसके अंदर से फ्लो होगा और ये रिले जो है वो ट्रिप करा देगी ये, ठीक है। ये आपका जो है ये मैकेनिज़्म है काम करने का ये। अच्छा, अब आप ये तो आपको क्लियर हो गया कि काम किस तरह से करती है ये अर्थ फॉल्ट प्रोटेक्शन ऑन द डेल्टा साइड, ये आपने कर लिया इस चीज़ को। अच्छा, अब आप देखें कि अगर ये फॉल्ट आती है स्टार साइड पे, तो ये स्कीम जो है ये इम्यून रहेगी, यानी कि ये इस फॉल्ट को डिटेक्ट नहीं करेगी है। वो किस तरह से, उस तरह से देखें कि लेट से यहाँ पे मैं कहता हूँ कि फॉल्ट आती है इधर, लेट से इस वाइंडिंग पे फॉल्ट आती है, ये वाली वाइंडिंग पे फॉल्ट आ गई स्टार साइड पे, वाई वाली साइड पे, ठीक है। और हमने जो उसको बनाया हुआ है इस तरह से बनाया हुआ है कि ये जो वाइंडिंग है प्राइमरी साइड की, वो सेकेंडरी साइड से कपल है ये। तो लेट से ये वाली वाइंडिंग, ये वाइंडिंग और ये वाइंडिंग आपस में कपल हुई हुई है, ठीक है ना, फॉर एग्जांपल। और ये वाइंडिंग के साथ कपल हुई हुई है, ठीक है। और ये वाइंडिंग इसके साथ कपल हुई हुई है। तो जब इस वाली वाइंडिंग पे फॉल्ट आई तो ये वाली वाइंडिंग मुतासिर हुई, ठीक है ना, इस वाली वाइंडिंग पे, इस पर मैं रबर लगा दूँ, इस वाली वाइंडिंग पे। अब ये वाली वाइंडिंग जो है, इसके जो सिरे हैं, ये एक जा रहा है इधर और एक जा रहा है इधर, सॉरी, एक जा रहा है इधर, ठीक है। यानी CT1 और CT3 मुतासिर हो रही हैं। अच्छा, अब इस तरह से होगा कि आप देखें यहाँ पे कि अब यहाँ पे 2 CT मुतासिर हो रही है। तो अब ये कनेक्शन इस तरह से किए हुए हैं कि ये जो करंट जाएगा इधर से, ये वाला करंट, तो वही करंट उसका अपोजिट यहाँ से फ्लो करेगा। लेट्स से यहाँ पे अगर 3 एम्पेयर है तो यहाँ से ये -3 एम्पेयर होगा ये, ठीक है। तो ये जो नेट करंट है यहाँ पे 0 रहेगा ये, यानी कि इस रिले में से कोई करंट फ्लो नहीं करेगा, इस रिले से देयर बी नो करंट फ्लो थ्रू दिस रिले, ठीक है। तो ये जो है ये स्कीम ये इम्यून रहेगी ये, अगर ये स्टार साइड पे फॉल्ट आती है, ठीक है। और अगर डेल्टा साइड, तो मैंने बता दिया आपको कि डेल्टा साइड जब फॉल्ट आएगी तो ये क्या होगा कि ये इन तीनों सिटीज़ का करंट जो है वो ये इम्बैलेंस हो जाएगा, क्योंकि आपके पास फॉर एग्जांपल इस वाले पे फॉल्ट आई है, इस वाली वाइंडिंग पे फॉल्ट आई है। तो इस वाली वाइंडिंग पे फॉल्ट आने की वजह से जो है ये जो तीनों सिटीज़ का जो करंट है ये नॉन ज़ीरो हो जाएगा, क्योंकि तीनों का करंट जो है वो ज़ीरो होना चाहिए था। तो ये ज़ीरो नहीं होगा, नॉन ज़ीरो हो जाएगा, और वो नॉन ज़ीरो करंट जो है वो इस ओवर करंट रिले से फ्लो करेगा, ठीक है ना। तो ये हमारे पास आ गया कि किस तरह से ऑपरेट करती है और किस तरह से ये स्कीम जो है वो इम्यून है अगर फॉल्ट आती है स्टार वाली साइड पे, ठीक है। स्टार वाली साइड बताया मैंने कि स्टार वाली साइड पे अगर फॉल्ट आती है तो ये फॉर एग्जांपल इस वाली वाइंडिंग पे फॉल्ट आती है तो ये इस वाली वाइंडिंग पे रिफ्लेक्ट होगी प्राइमरी साइड पे, और प्राइमरी साइड पे जो है ये इस सिटी में से और इस सिटी में से करंट फ्लो होगा। इस तरह से आपने कनेक्शन किए हुए हैं कि ये इन दोनों का इफेक्ट जो नलीफाई हो जाएगा और इसमें से करंट जो है वो फ्लो नहीं करेगा, ठीक है ना। तो ये हमने भी कर लिया। द स्टूडेंट कैन एक्सप्लेन हाउ रिस्ट्रिक्टेड अर्थ फॉल्ट प्रोटेक्शन ऑन दी डेल्टा साइड इज इनसेंसिटिव टू फॉल्ट ऑन द स्टार साइड। तो आपने देख लिया कि अगर फॉल्ट आती है डेल्टा साइड पे, सॉरी जो ये आपकी स्कीम जो है ये रिस्ट्रिक्टेड अर्थ फॉल्ट रिले, ये इनसेंसिटिव है फॉल्ट ऑन दी स्टार साइड पे। स्टार साइड की फॉल्ट से ये इस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ये इनसेंसिटिव है ये,
स्टार साइड की फॉल्ट से ये। ठीक है, अब हम आते हैं तीसरे पॉइंट की तरफ और हम आते हैं स्टार साइड प्रोटेक्शन। अब स्टार साइड पे अगर प्रोटेक्शन है तो उसको हम देखते हैं किस तरह से ये काम करती है ये। ठीक है ना, ये है हाई रेजिस्टेंस ग्राउंड फॉल्ट की स्कीम है ये स्टार साइड के लिए। तो ये देखें, ये फिगर है ये। इस फिगर में आप देखें कि अब ये प्राइमरी है ये वाली और ये सेकेंडरी है ये। ठीक है ना, ये काफ़ी काला सा नज़र आ रहा है, काला काला हुआ पूरा। ये असल में ये ब्लैक जो है वो दिखा रहा है कि ये हमें ये वाला एरिया है प्रोटेक्ट करना है, ये जोन है इसकी। तो अब ये स्टार्स वाली साइड पे अब ये आपने लगाई है। ये पहले कहाँ था, पहले डेल्टा वाली साइड पे था। तो अब ये स्टार साइड के प्रोटेक्शन के लिए आपने लगाई हुई है। तो आप देखें इस कनेक्शन कैसे किया आपने। अब ये कनेक्शन देखें मुख्तलिफ हैं स्टार वाली साइड पे। स्टार वाली साइड पे आपने इस वाली जो लाइन है इस पर आपने लगाई CT एक। ठीक है, ये CT हो गई तो CT 1 कह लें। फिर ये लाइन जो इस पर आपने लगाई एक CT तो CT 2 कह लें आप ये। ठीक है, और इसके बाद आपने तीसरी CT लगाई आपने वो ये इधर से आ रही है, ऐसे यहाँ से आई और ये जा रही है, इस पर आपने CT लगाई है, CT 3 कह लें। ठीक है, तो आपने तीनों वाई के जो तीनों हैं वो लाइंस पे आपने CT लगा दी है। अच्छा, अब ये आपने CT लगाई है इजाफी, वो जो आपका यहाँ पे स्टार पॉइंट बन रहा है ये स्टार पॉइंट, इस स्टार पॉइंट पे आपने CT लगाई है। ये देख रहे हैं ये CT, इसको आप CT 4 कह दें। तब ये 4 CT लगाई हुई हैं आपने यहाँ पे, CT 1, CT 2, CT 3 और CT 4। अब हम देखेंगे कि किस तरह से जो ये स्कीम है ये वाली ये काम करती है ये। अब देखें, लेट से यहाँ फॉल्ट आती है ये इधर, इसकी जो जोन है वो क्या है, वो ये है। ये देखें जो क्या हुआ ग्रे से ये जोन है। ठीक है ना, तो अब अगर लेट से फॉल्ट, अच्छा आपको इतना क्लियर नहीं हो रहा, लेकिन बहरहाल ये आपके लेट से यहाँ पे फॉल्ट आती है ना स्टार साइड पे, इस जगह पे ये फॉल्ट आई, इधर फॉल्ट आई। अब देखें, थोड़ा सा देख लें टिपिकल कैसे स्कीम समझ लें इस बार। अब यहाँ पे फॉल्ट आई तो क्या होगा कि देखें ये जो वाइंडिंग है ये जा रही है इधर और यहाँ जा रही है CT 3 में ये। अच्छा, जब यहाँ पे फॉल्ट आएगी तो देखें ये कैसे करंट फ्लो होगा। ये करंट यहाँ से चला गया ग्राउंड में। तो ये जो करंट ये प्राइमरी है, आप देखें ये प्राइमरी है और ये सेकेंडरी है। तो जब फॉल्ट आई तो यहाँ पे ये इस तरह से करंट जो है ये फ्लो हो गया ग्राउंड पे। यहाँ से इसके आगे जो है वो करंट CT 3 में ये गया ही नहीं। ठीक है, ये करंट CT 3 में गया ही नहीं। इसी तरह से यहाँ पर तो जो है ये जो आप अगर फॉर एग्जांपल तो थोड़ी देर के लिए आसानी के लिए लोड हटा दें तो यहाँ पे CT 2 है, इस पर भी कोई करंट फ्लो नहीं हो रहा, और CT 1 है, इसमें भी कोई करंट फ्लो नहीं हो रहा। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर इंटरनल फॉल्ट आती है तो CT 3 में भी करंट फ्लो नहीं हो रहा, CT 2 में भी करंट फ्लो नहीं हो रहा और CT 1 में भी करंट नहीं फ्लो हो रहा। CT 3 हालांकि इस वाले फेज़ में फॉल्ट आई है, इसमें करंट फ्लो नहीं हो रहा। इसलिए नहीं फ्लो हो रहा कि करंट जो है वो CT से पहले ही जो है वो ग्राउंड हो जा रहा है ये तो इंटरनल फॉल्ट में। लेकिन अब क्या होगा कि जब ये करंट ये ग्राउंड हुआ यहाँ पे, तो ये ग्राउंड होने के बाद इधर से ये करंट, अच्छा इन तीनों को देखें आप, ये इन तीनों फेजेस का करंट जो है वो क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए आइडियली। अब जब यहाँ पे फॉल्ट आ गई इस फेज़ में तो क्या होगा, न्यूट्रल पे करंट फ्लो होना शुरू हो जाएगा वो। ठीक है ना, और न्यूट्रल में करंट जो न्यूट्रल अनबैलेंस हो जाएगा ना, बैलेंस हालात में तो यहाँ पे करंट फ्लो नहीं होगा। तो जैसे ही यहाँ पे फॉल्ट आई इस वाले फेज़ में तो ये न्यूट्रल जो है ये इसमें करंट फ्लो होना शुरू हो गया। ये समझ रहे हैं बात को। तो क्या होगा कि CT 4 में करंट फ्लो होना शुरू हो जाएगा, और CT 4 में जब करंट फ्लो होना शुरू हो जाएगा तो आप देखें कि इस ओवर करंट रिले में करंट फ्लो होगा
और ये रिले ट्रिप हो जाएगी ये इंटरनल फॉल्ट पे ये। ठीक है, क्लियर है आपको ये? इस तरह से ये स्कीम काम करती है। अच्छा, अब आप देखें कि ये स्कीम किस तरह से आप देखें इम्यून है एक्सटर्नल फॉल्ट के लिए। एक्सटर्नल फॉल्ट क्या हुआ? जो कि ग्रे एरिया से बाहर हो। तो फॉर एग्जांपल मैं फॉल्ट अब लगाता हूँ यहाँ पे, इधर ये वाला, बल्कि उसी फेस पे लगाता हूँ जो मैंने पहले फेस दिखाया था आपको। ठीक है, यहाँ पे इस जगह फॉल्ट आ गई, ये एक्सटर्नल फॉल्ट है ये। ठीक है ना, सिटी ये ग्रे एरिया से बाहर है। सिटी की आप देखें इनके राइट हैंड साइड पे, सिटी के लेफ्ट हैंड साइड जो इसका प्रोटेक्शन एरिया है ये, तो ये सिटी के राइट हैंड साइड पे फॉल्ट आई है वाली। अब ये, तो अब क्या होगा कि अब जब ये फॉल्ट आएगी तो आपके पास जो ये CT3 है इसमें से करंट फ्लो होगा। ठीक है ना, तो ये जब करंट फ्लो होगा तो यहाँ पे क्या होगा कि ये एक अनबैलेंस हो जाएगा ये, और ये अनबैलेंस जो है ये जो होगा ये इधर से होगा, ये यहाँ भी न्यूट्रल में भी अनबैलेंस आएगा ये। तो चूंकि आपने न्यूट्रल को भी कनेक्ट किया हुआ है ये, तो ये इस CT3 और ये न्यूट्रल, ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे और यहाँ इसमें कोई करंट भी नहीं आएगा ये। ठीक है, यानी कि अगर यहाँ पे एक्सटर्नल फॉल्ट आई तो ये क्या होगा, इसमें से करंट तो फ्लो होगा CT3 में से, CT3 से करंट फ्लो होगा, लेकिन वही करंट जो है वो ये इसमें भी आ जाएगा न्यूट्रल में, क्योंकि अनबैलेंस हो गया ना। CT1 CT2 CT3 तीनों सिर्फ एक फेज में फॉल्ट आई है। जब एक फेज में फॉल्ट आई तो यहाँ पे इनबैलेंस हो गया और फिर न्यूट्रल में करंट फ्लो होना शुरू हो जाएगा। वो न्यूट्रल में करंट जो फ्लो होगा वो इसमें से फ्लो होगा। तो आपने कनेक्शन इस तरह से किया हुआ है कि ये करंट जो फ्लो होगा इस तरह से, वो यूँ फ्लो होगा, इस यहाँ से समझ लें यूँ फ्लो होगा, इधर से आया और यूँ इसमें से होता हुआ यूँ बनाएगा ये पाथ बनेगा इसका, ऐसा पाथ बनेगा। ये इस रिले में से फ्लो नहीं होगा ये। ठीक है ना, ये दूसरे अल्फाज में ये कह लें कि ये करंट और ये करंट आपस में दोनों कैंसिल हो जाएंगे और हमारे पास जो है ये इसमें से करंट जो है वो फ्लो नहीं होगा ये। ठीक है, ये क्लियर है आपको? तो इसलिए ये CT जो आप देख सकते हैं कि ये जो हमारे पास जो स्कीम है ये स्कीम सिर्फ इंटरनल फॉल्ट के लिए ही काम करती है, और एक्सटर्नल फॉल्ट में जो है ये एक्सटर्नल फॉल्ट से इम्यून है ये। इसको आप थोड़ा सा देखिएगा, गौर से सोचिएगा इसको, तो आपको क्लियर हो जाएगा ये। तो ये तीसरा जो हमारा आउटकम था लेक्चर का, द स्टूडेंट कैन एक्सप्लेन हाउ रिस्ट्रिक्टेड अर्थ फॉल्ट प्रोटेक्शन ऑन द स्टार साइड ऑपरेट्स फॉर इंटरनल फॉल्ट ओनली। तो ये आपके समझ में आ गया, स्टूडेंट कैन एक्सप्लेन, नाउ यू कैन एक्सप्लेन कि जो स्टार साइड पे जो आपने लगाई है स्कीम, ये सिर्फ इंटरनल फॉल्ट पे ही ऑपरेट करेगी। इट विल ओनली ऑपरेट फॉर इंटरनल फॉल्ट, एक्सटर्नल फॉल्ट पे ऑपरेट नहीं करेगी। ठीक है ना, किस तरह से फिर आपको समझा दूँ एक दफ़ा और। देखिए इंटरनल फॉल्ट जब आएगी यहाँ पे, इस जगह में दिखाई इंटरनल फॉल्ट, इस वाली वाइंडिंग पे इंटरनल फॉल्ट आई, तो इंटरनल फॉल्ट जब आई तो यहाँ पे इस किसी भी CT में से करंट फ्लो नहीं किया, CT1 CT2 CT3 से किसी, क्योंकि ये इससे पहले ही ये चीज़ आप देखें, ये इससे पहले ही जो है ये ग्राउंड हो गया ये, तो यहाँ पे करंट आगे गया ही नहीं है, उससे पहले ही ग्राउंड हो गया ये, और ये करंट गया ही नहीं। और यहाँ पे न्यूट्रल में तो करंट जब फ्लो करेगा, जैसे किसी एक फेज में फॉल्ट आती है तो न्यूट्रल में करंट फ्लो होना शुरू हो जाता है, तो न्यूट्रल में करंट फ्लो होगा, ये न्यूट्रल में करंट जो है ये इस रिले को ट्रिप करा देगा इंटरनल फॉल्ट के केस में। और अगर एक्सटर्नल फॉल्ट आती है, यानी उसी फेज में अगर फॉल्ट एक्सटर्नल होती है, तो क्या होगा, अब ये करंट चूँकि CT के राइट हैंड साइड पे, और ये करंट जो है वो CT से होता हुआ गुजरेगा, तो CT में भी फ्लो करेगा CT3 में, और ये CT4 जो है इसमें तो फ्लो करेगा लामहला, क्योंकि एक फेज़ में आया है, इम्बैलेंस हो गया, तो न्यूट्रल में करंट फ्लो करेगा, और ये दोनों करंट आपस में एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। एक्सटर्नल फॉल्ट के केस में ये रिले जो है वो काम नहीं करेगी, इंटरनल फॉल्ट के केस में ये रिले काम करेगी। अच्छा, अब हम आते हैं इस पे, इंटरनल इस पे इंटरटर्न फॉल्ट्स पे। ठीक है, तो हम ये देखते हैं कि इंटरटर्न फॉल्ट जो है वो ये ओवर करंट और डिफरेंशियल रिले से डिटेक्ट क्यों नहीं हो पाती है। तो ये इंटरटर्न फॉल्ट होती क्या है, ये इंटरटर्न फॉल्ट ये हमने पहले भी किया था जब हम उसको इंट्रोडक्शन कर रहे थे। इंटरटर्न फॉल्ट ये होती हैं कि ये देखें, यहाँ पे अगर ट्रांसफार्मर है, उसकी ये वाइंडिंग है, ठीक है ना, ये वाइंडिंग है, तो वाइंडिंग जो होती है
कॉपर की होती है और ये उसमें इंसुलेशन चढ़ी हुई होती है, तो वो इंसुलेटेड होती है, ये है ना, कोई कोटिंग की होती है इसमें, तो ये उस कोटिंग की ऐसे ही इंसुलेटेड होती है। तो अब क्या होता है कि लेट से बराबर बराबर की दो वाइंडिंग की इंसुलेशन ख़राब हो जाए, टूट जाए और वो आपस में शॉर्ट हो जाए। तो लेट से ये वाली वाइंडिंग और ये वाली वाइंडिंग, ठीक है ना, मैं कलर चेंज कर दूँ, लेट से ये वाइंडिंग और ये वाइंडिंग, ये दोनों वाइंडिंग आपस में शॉर्ट हो गई, ठीक है। तो अब हम देखेंगे ये कहलाएगी क्या, ये कहलाएगी इंटर टर्न फॉल्ट। दो टर्न्स के दरमियान फॉल्ट हुई तो इंटर टर्न फॉल्ट है ये। तो ये भी हमारे पास जो नॉर्मल डिफरेंशियल रिले हैं या ओवर करंट रिले जो हम लगाते हैं ट्रांसफार्मर के लिए, ये इनको डिटेक्ट नहीं कर पाएगी ये, हालांकि ये ख़तरनाक है, ये दो वाइंडिंग शॉर्ट हो गई आपस में। तो इसको हम देखेंगे कि ये इसमें क्या होता है ये, ठीक है। इंटर टर्न फॉल्ट्स, इन ट्रांसफार्मर्स। तो देखें आप यहाँ पे, ये आपको दिखाया गया है ट्रांसफार्मर, इसकी ये प्राइमरी साइड है, प्राइमरी साइड जो आपको शो की गई है 400 kV, ठीक है ना, लाइन टू लाइन। अगर आप इन फेज़ वोल्टेज बात करें तो डिवाइड कर दें √3 से आप ये, तो लाइन टू लाइन कितना है 400 kV। और इसी तरह से सेकेंडरी साइड जो है वो कितनी है, वो है 11 kV, यानी स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है, 400 kV से 11 kV कर रहा है ये, ठीक है। और अब आप देखें कि यहाँ पे इसकी सेकेंडरी साइड पे इमेजिन करें कि फॉल्ट आ जाती है इन दो वाइंडिंग के दरमियान। ये वाइंडिंग तो खैर बहुत सारी हैं ये, लेकिन सिर्फ आपको थोड़ी सी दिखाई गई। तो लेट से ये इन दोनों के दरमियान जो है वो फॉल्ट आ जाती है, ये दो वाइंडिंग आपस में शॉर्ट हो जाती है ये। तो अब आप देखेंगे यहाँ से यहाँ तक ये वोल्टेज कितना है, ये यहाँ से यहाँ तक की बात कर रहा हूँ मैं, यहाँ से यहाँ तक का वोल्टेज है 11 kV, है ना, ठीक है ना। अच्छा 11 kV जो है आपके पास वोल्टेज है ये, तो ये 11 kV वोल्टेज इस तमाम वाइंडिंग पर है, इन तमाम वाइंडिंग के अक्रॉस वोल्टेज 11 kV है। तो हर वाइंडिंग के दरमियान जो वोल्टेज है वो तो कम होगा ना। तो लेट्स से जब इन दो वाइंडिंग के दरमियान फॉल्ट आई है, इनकी और इनकी अगर बात करूँ, तो लेट्स अज्यूम कि इनके दरमियान वोल्टेज जो है वो 5 वोल्ट है, सिर्फ 5 वोल्ट है, ठीक है। क्योंकि तो कई सौ मतलब कई सैकड़ों जो है वो टर्न्स होंगे तब जाके 11 kV बनेगा ना ये। तो ये हमारे पास जो है ये लेट से जो आया है ये, तो इन दो वाइंडिंग के दरमियान इमेजिन करें कि ये 5 वोल्ट है, सिर्फ 5 वोल्ट है। अच्छा, और अब जो ये रेजिस्टेंस है दो वाइंडिंग के दरमियान, वो आप कह लें कि ये है RF = 1 मिली ओम, 1 मिली ओम के रेजिस्टेंस है दोनों के दरमियान। तो आप देखें कि करंट कितना होगा, तो करंट आप निकाल लें, I ओम्स लॉ से I = V/R। तो V कितना है 5 वोल्ट और R कितना है 1 मिली, ठीक है। तो I कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 5 × 10⁻³ यानी कि 5000। आई के पास हो जाएगा 5000 एम्पेयर, इतना ज़्यादा करंट फ्लो करेगा इन दो वाइंडिंग, सिर्फ इन दो वाइंडिंग के दरमियान जो करंट फ्लो करेगा वो, ये देखें आप, ये फॉल्ट करंट होगा 5000 एम्पेयर, 5000 एम्पेयर करंट विल फ्लो। अब यहाँ पे आप देखें प्राइमरी साइड पे क्या होगा। प्राइमरी साइड पे देखने के लिए आपको थोड़ी सी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। आप पहले ये देखें कि ये जो फॉल्ट आई है, इस फॉल्ट में पावर डेसिपेशन कितनी हो रही है। तो पावर डेसिपेशन निकालेंगे आप I² × R। तो I कितना आपके पास आया है, I आया है आपके पास 5000, तो ये आप लिख दिया आपने 5000, इसका आपने स्क्वायर कर दिया, I² है ना, 5000 स्क्वायर कर दिया आपने, मल्टीप्लाइड बाई R, और R कितना है वो है 1 मिली, तो ये 1 मिली आ गया। तो ये आपके पास आ गया 5000 का स्क्वायर इंटू 1 मिली, ये हो गया 25 किलोवाट। इसको आप ऐसे भी निकाल सकते हैं इसको, क्योंकि आपको पता है P = V × I होता है ना। तो V × इससे भी निकाल लें आप, तो V कितना है 5 है,
और आई कितना निकाला है आपने, आई निकाला है आपने 5000, इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं आप, आई स्क्वायर आर वाले फॉर्मूले से निकाल सकते हैं और वी टू आई से निकाल सकते हैं आप। और कितना हो जाएगा ये 25, 5 × 5 25 और ये 1000 है, तो ये क्या हो गया, इस फॉर्मूले से भी 25 किलोवाट आ रहा है। बहरहाल जब भी फार्मूला लगाएं आपके पास जो पावर आ रही है, जो उसमें फॉल्ट आई है वो आ रही है 25 किलोवाट ये, और ये है कहाँ पे, सेकेंडरी साइड पे। तो आप जब देखें कि ये प्राइमरी साइड पे क्या कर रहा होगा ये, तो थोड़ा सा उसको ऊपर करते हैं, तो आप देखें कि यही पावर जो है ये जब प्राइमरी साइड पे जाएगी तो ये कितना होगा। तो प्राइमरी साइड का वोल्टेज कितना है, प्राइमरी साइड का वोल्टेज है ये, अच्छा अब आप यहाँ पे पूरा वोल्टेज लेंगे, क्योंकि यहाँ पे जब सेकेंडरी साइड पे जो वोल्टेज था ये आपके पास सिर्फ 2 वाइंडिंग का वोल्टेज लिया था, क्योंकि 2 वाइंडिंग में फॉल्ट आई थी ना। लेकिन प्राइमरी साइड पे आप पूरा वोल्टेज लेंगे, क्योंकि वहाँ पे तो फॉल्ट पूरी 2 वाइंडिंग दरम्यान नहीं आई है ना, तो ये करंट जो है पूरी वाइंडिंग से फ्लो करेगा, ये जो कि सिर्फ 2 वाइंडिंग में फ्लो हो रहा है सेकेंडरी साइड पे, ये प्राइमरी साइड पे पूरी वाइंडिंग्स में फ्लो होगा। तो आप वहाँ पे पूरा का पूरा वोल्टेज लेंगे, तो पूरा का पूरा वोल्टेज कितना है, वो है 400, और उसको आप फेज निकालना है तो आपको 400/√3 कर लें आप, तो 400/√3 kV ये आपके पास वोल्टेज आ गया, ये आपका V आ गया। और I कितना है ये आपको नहीं मालूम है, तो उसको आप यहाँ पे I1 लिख दें, तो P यानी कि आपके पास V1 यानी कि प्राइमरी साइड का वोल्टेज, ठीक है, ये V1 हो गया, और ये प्राइमरी साइड का करंट I1 कह लें, ये बराबर होना चाहिए कितने के, बराबर होना चाहिए इसके जो मैंने लिखा है 25 किलोवाट के बराबर होना चाहिए, ये है ना, 25 kV के बराबर, 25 किलोवाट के बराबर। तो उससे आप फिर निकाल लें I1, तो I1 हो जाएगा क्या, I1 आ जाएगा I1 विल बी इक्वल टू 25 K डिवाइडेड बाई, ये आप कर दें 400, ठीक है, ये आप कर दें, तो ये आपके पास आ जाएगा 0.11 एम्पेयर, यानी कि 5000 एम्पेयर सेकेंडरी साइड पे ये रिफ्लेक्ट हो रहा है सिर्फ 0.11 एम्पेयर पे। तो अब बताएं कौन सी ऐसी रिले होगी जो कि 0.11 एम्पेयर को डिटेक्ट कर पाए, कोई रिले भी डिटेक्ट नहीं कर पाएगी, ठीक है। तो ये दिस फॉल्ट कैन नॉट बी डिटेक्टेड बाय एनी रिले, चाहे जितनी भी सेंसिटिव रिले हो, वो 0.11 एम्पेयर को, ये जब इतने बड़ा ट्रांसफार्मर हो 400 kV का बाई 11 kV का, ये 0.11 करंट के जो कोई वैल्यू ही नहीं है, ये तो कोई भी रिले जो है वो तो उसको एरर में समझ के इग्नोर कर देगी, तो ये कोई रिले भी डिटेक्ट नहीं कर पाएगी। हालांकि आप देखें सीरियस केस है ये, 5000 एम्पेयर फ्लो हो रहा है सेकेंडरी के अंदर 2 वाइंडिंग के दरमियान, और ये जहाँ भी फ्लो होगा 5000 एम्पेयर, क्योंकि वाइंडिंग तेल के अंदर डूबी हुई होती हैं ये, तो आप वहाँ पे देखें तेल जो है वो कितना गर्म हो जाएगा उस जगह पे, और कितना ज़्यादा खतरा है वहाँ पे आग लगने का और ये चीज़ें पूरे ट्रांसफार्मर के जल जाने का। तो ये लेकिन ये डिटेक्ट नहीं कर पाएगी कोई भी रिले, ये ठीक है ना। तो ये हमने कर लिया ये वाला आउटकम भी। द स्टूडेंट कैन एक्सप्लेन वाई इंटरटर्न फॉल्ट कैनॉट बी डिटेक्टेड बाई ओवर करंट एंड डिफरेंशियल रिले। कोई भी रिले, ओवर करंट हो, डिफरेंशियल रिले, जो भी रिले आप लगा दें वो इस फॉल्ट को डिटेक्ट नहीं कर पाएगी, इंटरटर्न फॉल्ट को, ठीक है। ये समझ में आ गया आपको। तो अब तक हमने 4 चीज़ें कर ली हैं। ये पहला क्या किया हमने, द स्टूडेंट कैन एक्सप्लेन वाई वाइंडिंग टू कोर फॉल्ट कैन नॉट बी डिटेक्टेड बाई डिफरेंशियल रिले इन केस वेयर ZE इज हाई। तो ZE जब क्या होती है, ZE इज़ वो रेजिस्टेंस है जो कि आप स्टार पॉइंट पे करते हैं। वो रेजिस्टेंस अगर आपने हाई कर दी है, अगर ज़ीरो नहीं करी है आपने, हाई रेजिस्टेंस भी बाज़ औक़ात करते हैं। आप पूछेंगे क्यों करते हैं, वो करते हैं बाज़ औक़ात फॉल्ट करंट को लिमिट करने के लिए। बाज़ औक़ात रिक्वायरमेंट होती है कि आपको वाइंडिंग की रेजिस्टेंस, जो स्टार पॉइंट की कनेक्शन जो रेजिस्टेंस है वो आपको ज़ीरो नहीं करनी है, आपको इसको वैल्यूज़ नॉन ज़ीरो रखनी होती है। तो अगर आपने इसकी वैल्यू नॉन ज़ीरो रखी है, हाई इंपीडेंस रखी है, तो आप देख सकते हैं कि ये फॉल्ट करंट जो होगा वो बहुत छोटा होगा, 1 पर यूनिट के आसपास होगा, जो कि कोई भी रिले डिटेक्ट नहीं कर पाएगी, क्योंकि वो समझेगी लोड करंट है ये, तो ये इसको डिटेक्ट नहीं कर पाएगी। उसके बाद फिर हमने क्या किया, अगले पॉइंट में हमने किया रिस्ट्रिक्टेड अर्थ फॉल्ट प्रोटेक्शन। देखिए रिस्ट्रिक्टेड इसलिए कहा कि ये सिर्फ रिस्ट्रिक्ट होती है, सिर्फ वाइंडिंग टू कोर फॉल्ट के लिए होती है, और वो हमने देखा कि वो किस तरह से ये स्कीम काम करती है कामयाबी से। और ये अगर हम डेल्टा साइड पे लगाएंगे तो ये इनसेंसिटिव होती है स्टार साइड पे फॉल्ट के, ठीक है,
क्योंकि नाम ही इसका है रिस्ट्रिक्टेड डॉट फॉल्ट। और अगर उसको हम लगाएंगे स्टार साइड पे तो भी आप देख सकते हैं कि सिर्फ इंटरनल फॉल्ट पे ही काम करती है, एक्सटर्नल फॉल्ट पे ये काम नहीं करती है। बिल्कुल ये ठीक काम करती है रिस्ट्रिक्टेड डॉट फॉल्ट प्रोटेक्शन जो है ये। फिर हमने चौथे वाले पॉइंट पे किया हमने कि इंटर टर्न फॉल्ट्स हमने देखी कि कैसे 2 वाइंडिंग्स या 3 वाइंडिंग्स में करीब करीब जो होती है उनमें आई फॉल्ट अगर तो कितना हैवी करंट फ्लो होता है, लेकिन वो करंट जब आप प्राइमरी साइड पे रिफ्लेक्ट करते हैं तो ये बहुत मामूली डेसिमल्स में पॉइंट में करंट आता है, जिसको कोई भी रिले ओवर करंट हो या डिफरेंशियल हो उसको डिटेक्ट नहीं कर पाती। ठीक है, अब हम आते हैं इस पॉइंट पे इंसिपिएंट फॉल्ट। व्हाट आर इंसिपिएंट फॉल्ट? इंसिपिएंट फॉल्ट की डेफिनेशन मैं आपको भी बता देता हूँ। मैं इंसिपिएंट फॉल्ट दर हकीकत ऐसे ही फॉल्ट्स को कहते हैं, यानी कि इंटरटर्न फॉल्ट जैसे फॉल्ट हुई, ऐसी फॉल्ट जो कि बहुत यानी कि शुरू में मामूली नौयत की हो और उसमें अपेरेंटली कोई ख़ास उसका मतलब उस वक्त कोई ऐसा सीरियस केस ना हो, लेकिन ये फॉल्ट कुछ अरसे बाद कुछ टाइम के बाद ये सीरियस ये डैमेज कर सकेगी। तो उसको फ़ौरन तो आप कुछ भी नहीं करेंगे एकदम फ़ौरन अगर आग फॉल्ट आ गई है, लेकिन ये फॉल्ट इसको टेक केयर करना ज़रूरी होता है। इसको आपको मिली सेकेंड में या माइक्रो सेकेंड में तो हैंडल नहीं करना है, लेकिन आपको अगर ये फॉल्ट आ गई तो 2-3 घंटे के बाद 2-3 घंटे के अंदर आपको इसको रिमूव करना ज़रूरी है आपको ये। ठीक है ना, तो ये इंसिपिएंट फॉल्ट कहलाती हैं, ऐसी फॉल्ट कि जो शुरू में इतनी इंपॉर्टेंट ना हो लेकिन ये बाद में इंपॉर्टेंट बन सकती हों ये। ठीक है, तो ये इंसिपिएंट फॉल्ट है ये incipient fault in transformer. Faults which are not significant in the beginning, ठीक है ना, but which slowly develop into serious faults. Slowly जो serious fault बन जाए, they are called incipient faults. ठीक है, अब हम आते हैं अगले इस पर, बुखॉल्स रिले। देखें बुखॉल्स रिले जो होती है ये इन्हीं तरह के फॉल्ट्स इंसिपिएंट फॉल्ट की डिटेक्शन के लिए होती है। ये इनफैक्ट ये नॉन इलेक्ट्रिकल रिले है, ये इलेक्ट्रोमैकेनिकल रिले नहीं है बल्कि ये इलेक्ट्रिकल रिले है। और जो इंटरटर्न फॉल्ट्स होती है, फॉल्ट होती है ऐसी हैं कि इनको आप नॉर्मल आपने देख लिया ना कि वहाँ पे ये डिफरेंशियल रिले ओवर करंट रिले तो फेल हो गई वहाँ पे, तो उसको डिटेक्ट करने का तरीका फिर नॉन इलेक्ट्रिकल ही है ये। और ये बुखॉल्स रिले जो है ये यहाँ पे काम में आती है, यहाँ पिक्चर में आती है बुखॉल्स रिले। तो हम देखते हैं कि बुखॉल्स रिले कैसे काम करती है। तो ये आप देखें, ये आपके पास एक ट्रांसफार्मर है दिखाया गया ये। तो अगर आप ट्रांसफार्मर को देखेंगे थोड़ी मीडियम रेटिंग का, तो आप वहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे साइड में इस ट्रांसफार्मर के इस तरह से ये चीज़ निकली होती है। ये तो आपका ट्रांसफार्मर है ना, ये चीज़ निकली होती है ट्रांसफार्मर के ये इधर, ये ऐसे। ठीक है, तो एक चीज़ जो होती है यहाँ पे इसको कहते हैं कंजर्वेटर। ठीक है, और यहाँ पे जो चीज़ होती है इस तरह की ये होती है बुखॉल्स रिले। बुखॉल्स रिले से आप देखें कॉन्टैक्ट निकल रहे हैं, ट्रिप के कॉन्टैक्ट भी निकल रहे हैं ये, और अलार्म के कॉन्टैक्ट भी निकल रहे हैं ये। ठीक है, तो ये हम इसको समझते हैं ये। ठीक है ना, तो इस तरह से ये, और बाकी तो सिंपल ये ट्रांसफार्मर है, ये इसकी बुशिंग है, सामने वाली बुशिंग जो है ये हाई वोल्टेज बुशिंग है, ये पीछे जो आपके नीचे हमारे दूसरी तरफ जो है वो बुशिंग है लो वोल्टेज बुशिंग है ये। ठीक है, टोटल 6 है ये, सामने वाली 3 और पीछे वाली 3, 6 हो गई है। ये आपके पास जो है ये यहाँ पे ऑयल भरा हुआ है ये जैसे ऑयल, ये ट्रांसफार्मर है अंदर ये। ठीक है ना, उसकी वाइंडिंग वगैरह कोर है सब ये, और ये पूरी चीज़ जो है ये जो पूरा जो है वो इंक्लोजर है, इसको हम टैंक कहते हैं। तो ये देखें, ये कंस्ट्रक्शन है बुखॉल्स रिले की है, यानी कि आप समझ लें कि ये वाली चीज़ जो है यहाँ पे ये जो है इस चीज़ को ये जूम किया हुआ है यहाँ पे, ये चीज़ इसको जूम किया हुआ है यहाँ पे, ये पूरा जूम है ये।
ठीक है ना, यहाँ पे। तो आप देखें यहाँ पे कि क्या होता है कि जैसे ही फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास जो फॉल्ट है वो आई, फॉर एग्ज़ाम्पल कौन सी फॉल्ट आई, जो भी मैंने बताई आपको कि इंटरटन फॉल्ट आई, और आपने देखा कि 5000 एम्पेयर करंट फ्लो होगा। जब 5000 करंट फ्लो होगा तो ये ज़ाहिर सी बात है ऑयल जो है वो क्या होगा, हीटअप हो जाएगा वो, ठीक है ना, सीवियर हीटिंग होगी ऑयल की, ठीक है ना। और हीटिंग जब होगी तो ये ऑयल जब तकरीबन 350 डिग्री सेंटीग्रेड पे हीटअप हो जाएगा तो क्या होगा, इसमें से गैसेस निकलेंगी, इस ऑयल से गैसेस निकलेंगी। ये गैसेस जब लिबरेट होंगी तो क्या होगा, इस टैंक के अंदर प्रेशर डेवलप होगा, ठीक है। प्रेशर डेवलप होगा तो क्या होगा, ये ऑयल को पुश करेंगी। जब ऑयल को पुश करेंगी तो ऑयल जो है वो निकलने की कोशिश करेगा इधर से, तो ये ऑयल जो है वो कहाँ जाएगा, ये उसको निकलने की जगह एक ही है, और वो इस पाइप से, यहाँ से जो नज़र आ रहा है आपकी जो चीज़ है ये वाली, यहाँ से इसमें जाएगा कंजर्वेटर में। तो जब ये कंजर्वेटर में जाएगा, ये कंजर्वेटर जो है यहाँ पे जाएगा ये, तो कंजर्वेटर में जाएगा तो आप यहाँ पे देखें क्या होगा, ये यहाँ पे एक वेन है ये, ठीक है ना, यानी कि इस तरह से आपने इसको ये बनाया हुआ है, इसको वेन कहते हैं, ये इस तरह से समझे कि ये पर्दा जैसा है ये। तो जब ये ऑयल नीचे से आया ऊपर, ये आ रहा है ऑयल नीचे से ऊपर, ठीक है ना, तो ये इसको धक्का देगा ये, ठीक है ना, ये चीज़ को जब इसको धक्का देगा तो ये क्या होगा, ये कॉन्टैक्ट जो है ये जाके टकरा जाएगा इससे, ठीक है, और ये शॉर्ट हो जाएगा इस तरह से, ये दोनों कॉन्टैक्ट शॉर्ट हो जाएंगे यहाँ पे। ये जब ये शॉर्ट होंगे यहाँ पे तो आप ये देखें यहाँ पे ये ट्रिप कॉन्टैक्ट जो मिल जाएगा ये, और यहाँ से ये वोकॉल्स रिले जो है ये ट्रिप करा देगी ब्रेकर को ये, ठीक है। ये किस केस में है, ये उस केस में है कि जब आपके पास फॉल्ट आई और टेम्परेचर बढ़ गया, टेम्परेचर बढ़ने से 50 डिग्री सेंटीग्रेड हो गया, इतना ज़्यादा हीटिंग हो रही है, और फिर इसके बाद गैसेस निकली, गैसेस जो है वो उन्होंने प्रेशर बिल्डअप किया अंदर टैंक के, और उसके से ऑयल जो है वो बाहर निकलने की कोशिश किया उसने, और उसके बाद वो कंजर्वेटर में आया। कंजर्वेटर में जैसे ही आया वो, तो उसने वेन जो है वो, उस वेन को उसने नीचे धक्का दिया, पुश किया, और उस वेन से कॉन्टैक्ट जो है उन्होंने वो ट्रिप को कर दिया। इस तरह से ये ट्रांसफार्मर जो है ट्रिप हो जाएगा ये, ठीक है। ये हमने, अच्छा अब आप देखें इसमें कि ऊपर जो है वो लगा हुआ है एक और कॉन्टैक्ट है यहाँ पे, ये जिसको हम कह रहे हैं अलार्म कॉन्टैक्ट। इसको भी देखते चलें, है ना, यहाँ पे ये देखें अलार्म कॉन्टैक्ट जो है ये क्यों होता है लगा हुआ यहाँ पे, ये देखें इसलिए होता है कि ट्रांसफार्मर के अंदर ऑयल जो है वो लीक हो सकता है, ठीक है ना, ऑयल कैन लीक, या इस तरह से केस में सिर्फ ये ऑयल जो है हीटअप हो गया जैसे मैंने बताया ये, तो ये ऑयल जो है कम हो सकता है ये, ठीक है ना। तो जैसे ये ऑयल कम हुआ, लीक हुआ, डिकम्पोज हुआ, जैसे जो भी वजह से कम हुआ, तो ये ट्रांसफार्मर के अंदर जो है ऑयल कम हो जाएगा ये। तो ये जब ये ऑयल कम होगा तो जाहिर सी बात है ऑयल तो ट्रांसफार्मर के अंदर कूलिंग के लिए होता है ना, अंदर जो ऑयल होता है इंसुलेशन के लिए भी होता है, ट्रांसफार्मर कूल भी रखता है ये, तो ये ट्रांसफार्मर गर्म होना शुरू हो जाएगा ये। और फिर अगर ये चीज़, अगर ये ऑयल कम होता गया इस तरह से और अंदर सारा ऑयल ही ख़त्म हो गया और अंदर हवा रह गई खाली, तो फिर तो ट्रांसफार्मर जो है बहुत गर्म हो जाएगा, उसमें आग लग सकती है ये। तो इसलिए उस ट्रांसफार्मर में ऑयल तो भरना ज़रूरी है ये, लेकिन ये ऐसा मसला नहीं है कि इसमें फौरी एक्शन लिया जाए, फौरी एक्शन की ज़रूरत नहीं है इसमें, तो इसके लिए यहाँ पे अलार्म बज जाता है ये। अभी अलार्म कैसे बजेगा इसको देख लें आप, यहाँ पे देखें, यहाँ पे ये फ्लोट है, ये फ्लोट तो आपने देखा होगा ना, पानी की टैंक में भी होता है, ये बॉल होती है इस तरह की, ये बॉल है ये, और ये आप देखें ये डैश लाइन जो है ये ऑयल लेवल है, ये ऑयल लेवल जो नॉर्मल ऑयल लेवल है इस पर ये इस तरह से ये ऊपर जो है ये इसमें फ्लोट कर रही है ये बॉल जो है ये। अब फॉर एग्ज़ाम्पल ये ऑयल जो है कम हो गया, अब ये लेवल जो है वो फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे आ गया, तो ये बॉल जो है ये उसके ऊपर तैरती है, जाहिर सी बात है ये बॉल कहाँ जाएगी, नीचे आ जाएगी ये। तो जैसे ही नीचे आ गया आप देखें ये कॉन्टैक्ट आपस में मिल जाएंगे, ये दोनों कॉन्टैक्ट देख रहे हैं ना आप, ये मिल जाएंगे ये। तो जैसे ही कॉन्टैक्ट मिलेंगे तो फ़ौरन जो है ये अलार्म का ये कॉन्टैक्ट ये अलार्म में जा रहा है ये, और अलार्म बजना शुरू हो जाएगा यहाँ से, ये अलार्म बजना शुरू हो जाएगा ये, ठीक है। तो ये हमने इसको अलार्म का ऑपरेशन भी देख लिया। अब हम आते हैं तो लास्ट इस पे आउटकम पे, ठीक है ना, यहाँ पे तो यहाँ पे हम देखेंगे कि ये जो गैसेस जमा होती हैं उसके अंदर ट्रांसफार्मर के अंदर जो कंजर्वेटर है, उन गैसेस को हम एनालाइज करते हैं ये,
और एनालाइज करके हम देखते हैं कि ट्रांसफार्मर के अंदर बाज़ औक़ात जो डैमेज है वो उन गैसेस के एनालाइज करने से मालूम हो जाता है हमें कि ट्रांसफार्मर के अंदर क्या क्या डैमेज हुए हैं, क्या क्या फॉल्ट अंदर आ चुकी हैं ट्रांसफार्मर के अंदर। समझ लें आप कि ट्रांसफार्मर के अंदर का हमें सारा हाल मालूम हो जाता है ये उन गैसेस को जो कि कंजर्वेटर में जमा है। तो उन गैसेस को निकाल के जैसे ब्लड टेस्ट कराते हैं ना किसी का, इसी तरह से ट्रांसफार्मर को आप जो है वो ये उसको आप देख सकते हैं कि उसमें किस तरह का इसके अंदर प्रॉब्लम है ये। ठीक है ना। तो यहाँ पे इस पे आते हैं ये एनालिसिस ऑफ ट्रैप्ड गैसेस पे। तो यहाँ पे आप देखें कि ये गैसेस जो होती हैं, ये गैसेस जो हैं दे आर अ काइंड ऑफ सिग्नेचर। जैसे अगर आप किसी का ब्लड टेस्ट कराएंगे तो फॉर एग्जांपल किसी का क्रेटिनिन बढ़ा हुआ है, तो क्रेटिनिन जो है वो बढ़ा हुआ है तो सिग्नेचर होता है किसी चीज़ का कि उसकी किडनी जो है वो फेलियर पे जा रही है। किसी क्रेटिनिन जो है वो 2 है तो दैट शोज़ के किडनी फेलियर की तरफ जा रही है, वो नॉर्मली 1 से कम होना चाहिए। तो ये सिग्नेचर होते हैं, है ना। क्रेटिनिन एज सच जो है वो कोई चीज़ नहीं होती बल्कि वो सिग्नेचर होती है। इस तरह से गैसेज जो होती हैं ट्रांसफार्मर में उनको एनालाइज करेंगे तो ये दे आर सिग्नेचर। तो अब अगर आपने इनको एनालाइज किया और आपने देखा कि उनमें जो गैसेज आपने भेजी लैब में और उन गैसेज में क्या मिला आपको, हाइड्रोजन और C2H2। C2H2 जो एसिटिलीन कहलाती है, ठीक है ना, मैंने लिख भी दिया यहाँ पे। तो आपको हाइड्रोजन और C2H2 मिलती है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ट्रांसफार्मर के अंदर जो है वो आर्किंग है इन ऑयल बिटवीन कंस्ट्रक्शनल पार्ट्स, यानी ऑयल के अंदर जो ट्रांसफार्मर के कंस्ट्रक्शनल पार्ट्स हैं उसके अंदर तो कंस्ट्रक्शन हुई हुई है, बहुत सी चीज़ें लगी हुई हैं इसके अंदर, उनके दरमियान आर्किंग हो रही किसी वजह से ये, ठीक है ना, उसकी वजह से आर्किंग हो रही है, उसकी वजह से आर्किंग हो रही है, ठीक है ना। अच्छा, अब अगर आपने देखा कि अंदर से जो ऑयल मिली से जो गैसेस मिली हैं उसमें हाइड्रोजन है और C2H2 क्या है, एसिटिलीन बताया मैंने आपको, और CH4 तो पता ही होगा आपको, लिखा नहीं मैंने। CH4 मीन्स क्या कि मीथेन। तो हाइड्रोजन, एसिटिलीन और मीथेन मिल रही हैं आपको। तो ये क्या शो करेगा कि आर्किंग है विथ सम डिटोरेशन ऑफ फिनोलिक इंसुलेशन। फिनोलिक इंसुलेशन क्या होती है, प्लास्टिक फोम होता है, ये फोम की इंसुलेशन होती है, प्लास्टिक का फोम होता है ये, और उस फोम से इंसुलेशन की जाती है ये, ठीक है। तो उसमें अगर हुई हो कोई डैमेज आया हो, और ये कहाँ पे होता है, नॉर्मली ट्रांसफार्मर के अंदर ये टैप चेंजर जो होते हैं उस टैप चेंजर के अंदर ये लगे होते हैं ये, ठीक है, फिनोलिक इंसुलेशन। तो अगर आपको ट्रांसफार्मर के अंदर जो गैसेस हैं वो मिले हाइड्रोजन और एसिटिलीन और मीथेन, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये फिनोलिक इंसुलेशन जो टैप चेंजर है उसकी तरफ कहीं पे कोई फॉल्ट आई है, टैप चेंजर की तरफ, ठीक है। अच्छा, अब अगर आपने एनालिसिस किया, मिला आपको हाइड्रोजन, देखिए हाइड्रोजन कॉमन है, और मीथेन और C2H4 जो है एथिलीन होती है। तो एथिलीन अगर आपको मिल रही है तो इसका मतलब है कि हॉट स्पॉट्स हैं कोर जॉइंट पे, यानी कि जो कोर के जॉइंट्स हैं, कोर जिस पे वाइंडिंग होती है उन जॉइंट्स पे हॉट स्पॉट उसमें बने, उसके अंदर कहीं पे बहुत ज़्यादा हॉट स्पॉट हुआ है। तो ये कब हुआ होगा, ये हुआ होगा वाइंडिंग टू कोर फॉल्ट। वाइंडिंग टू कोर फॉल्ट अगर आई होगी कभी या आ रही होगी ट्रांसफार्मर पे, तो उसकी वजह से ही आके बन सकते हैं ना ये, उसमें हॉट स्पॉट कोर जॉइंट पे ये, ठीक है। ये मैंने वजह लिख दी यहाँ पे। तो ये आपके समझ सकते हैं आपके ट्रांसफार्मर में इस तरह की प्रॉब्लम होंगी। अच्छा, अब अगर आपको गैसेस मिल रही हैं क्या, हाइड्रोजन, मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड और C3H6 जो है प्रोपेन, तो ये अगर मिल रही है आपको तो उसका मतलब क्या हुआ कि हॉट स्पॉट्स हैं वाइंडिंग के अंदर, हॉट स्पॉट्स हैं। और ये क्या समझ सकते हैं आप, ये उसका मतलब हुआ कि इंटरटन फॉल्ट्स हैं ट्रांसफार्मर में रही होंगी ये। तो आपने ट्रांसफार्मर के समझने खोले बगैर आपने उसको बाहर से ही उसकी गैसेस का अंदाज़ा लगा करके आपने ट्रांसफार्मर की बीमारियां जो हैं तशखीस कर ली है। तो इस तरह से आपने ये, और ये सारे के सारे क्या हैं, ये नॉन इलेक्ट्रिकल मेथड्स हैं, गैसेस से इस तरह से आपने ट्रांसफार्मर की आपने ये फॉल्ट्स को आपने ये एनालाइज कर लिया, ठीक है। तो ये हमने आखिरी वाला भी कर लिया। The student can give the type of damage caused in the transformer due to presence of certain gases. तो गैसेस से आपने बता दिया कि ट्रांसफार्मर्स के अंदर
किस किस्म का डैमेज हुआ है, उस डैमेज का डैमेज बता दिया आपने, और वो डैमेज किस वजह से होता है वो भी आपको मालूम है। तो बहरहाल मैंने आपने पूरे ट्रांसफार्मर की डायग्नोसिस कर ली है। तो ये काफ़ी ये काम होता है। एक दफ़ा मैं गया भी था सेमिनार में, तो वहाँ पे एक आए हुए थे ये सीमेंस के लोग, बताते हैं काफ़ी एक्सपेंसिव होता है ये एनालिसिस करते हैं ये, कि इसके समझ लें कि बाज़ औक़ात कई करोड़ों में इसके पैसे लेते हैं ये चीज़ें करने के। ये ट्रांसफार्मर टेस्टिंग इज़ वेरी एक्सपेंसिव थिंग। लेकिन ये ट्रांसफार्मर भी कई करोड़ के होते हैं, यानी कि 80 करोड़, 50 करोड़, 60 करोड़, 80 करोड़ के ट्रांसफार्मर होते हैं बड़े बड़े जो हैं। तो इनके अंदर सारे काम किए जाते हैं। ज़ाहिर से देखो छोटे ट्रांसफार्मर में तो ये कंजर्वेटर होता भी नहीं है कोई, तो ये बहुत बड़े बड़े ट्रांसफार्मर होते हैं, उनके अंदर ये सब चीज़ें होती हैं, जिसमें कि आप फिर उसको ज़ाहिर से इतना महंगा ट्रांसफार्मर है तो इसमें फिर आप उसकी टेस्टिंग भी कराई जाती है, इसका प्रॉपर इसकी मेंटेनेंस की जाती है। ठीक है ना। तो ये यहाँ पे हम लेक्चर रोकते हैं आज का। तो अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।